हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है सिपली मेरे ख्याल में मोस्टली लोग जानते हैं इसको। हर साल इनकी एक रिपोर्ट आती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से कि इनका डिफेंस का बजट कितना है और कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किस नंबर पे, कितनी स्पेंडिंग करते हैं, लोकल मतलब कितनी परसेंट चीज़ें बनाते हैं, बाहर से कितना परचेज़ करते हैं। लेकिन जो टॉप 10 है उनका ज़िक्र ज़्यादा होता है। वैसे तो तकरीबन जितने लोग भी अपनी मिलिट्री रखते हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो उनका ज़िक्र इस रिपोर्ट के अंदर होता है। लेकिन जो ऊपर के 4-5 कंट्रीज़ हैं, उनका ज़िक्र मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा होता है। अभी भी जो इस साल की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी कौन सी कंट्री कितना स्पेंडिंग कर रही है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इंडिया नंबर 4 पे है, सऊदी अरेबिया नंबर 5 पे है, रशिया नंबर 3 पे है, चाइना नंबर 2 पे एंड यूएसए नंबर 1 पे है। 916 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो स्पेंड करता है। अच्छा, थोड़ा-सा आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 2 कंट्रीज़ इस रीजन की है, चीन और इंडिया। सऊदी अरेबिया चले मिडल ईस्ट का है और अक्सर डॉक्टर साहब कहते हैं कि रशिया मतलब यूरोप का पार्ट उस तरह तो नहीं है, लेकिन एक अलग उनकी एक अलग दुनिया है। हम अगर सोचे या देखें तो वो भी एक बड़ी स्पेंडिंग करता है। क्या वजह है? हम अमन की दुनिया भर में सुनते रहते हैं कि जंगें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना पैसा 61% ऑफ टोटल वर्ल्ड का जो स्पेंड होता है उसका 61% ये 5 ममालिक खर्च करते हैं। इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई और एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai. It's an honor, always a privilege to be your show. You're like a family to me. तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया बहुत और आपको पखैर थैंक यू। रागलई आपके सभी दर्शकों को और आपको भी। आपको भी फखर अगले गुड इवनिंग जी आयानू और नमस्ते या आपको क्या। तशक्कुर। मरहबा। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये रिपोर्ट मतलब इसके हवाले से हर साल ये आती है, कोई ये नहीं है कि इस साल पहली दफा आ गई। हाँ, लास्ट ईयर भी इंडिया नंबर 4th पोजीशन पे मौजूद था, सऊदी अरेबिया नंबर 5th पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया कंफर्म नंबर 4th पे था, इस दफा भी नंबर 4th पोजीशन उनकी बरकरार है। क्या समझ रहे हैं कि ये 4 जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया को बल्कि हम निकाल लेते हैं 5वें को, क्योंकि उस तरह का वो ग्लोबल पावर या सुपर पावर उस तरह का नहीं है। हालांकि एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है दुनिया भर में, बट वो अगर हम इन 4 की बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस शायद ज्यादा है पूरी दुनिया में। अच्छा, इतनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, आपस में कोई इनका सीन है? मतलब चीन, इंडिया, रशिया, अमेरिका, या क्या वजह है? या फिर अपना रूप दबदबा भी आपने रखना होता है? जब आपको कहा जाता है कि आप अपने इलाके के यानी बड़े बासर आदमी हैं, तो फिर आप कहते हैं यार इस तरह M16 होने चाहिए, कि 47 होने चाहिए, 4-8 बंदे होने चाहिए साथ। ये वजह है या इसके अलावा आपको कोई रीजन नजर? पहले रिपोर्ट पे और फिर इस पे आप अपना टेक दीजिए। थैंक यू फकर भाई। देखिए ऐसा है ना, इसको समझना पड़ेगा कि 1945 से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ जी। तो दुनिया ने डिसाइड किया कि हम डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। और डिसआर्मामेंट का मतलब ये था कि कोई भी आर्मी देश जो है वो आर्मी नहीं मेंटेन करेगा, वो पुलिस फोर्स रखेगा। बाकी जो है वो आर्मी मेंटेन करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और वो आर्मी को रखेंगे और सारे देश जो है वो आर्मी अपने यहाँ रखेंगे, मगर वो यूएन की आर्मी होगी, कमांड वो यूएन से लेगी और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। इसको आर्टिकल 43 और या आर्टिकल 42 यूएन चार्टर में देखा जा सकता है। वो कभी हुआ नहीं। अच्छा, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो लिस्ट आई है ये बड़ी भयावह लिस्ट है। उसका रीजन ये है कि इस लिस्ट का रीजन ये है कि अगर आप देखें कि जो स्पेंडिंग अगर ये कहीं और की जाती तो इसका असर कुछ और होता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 916 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वो खर्च कर रहे हैं अपनी डिफेंस के ऊपर। एग्जैक्टली। चाइना जो है इज फार या जिसे कहते हैं डिस्टेंट सेकंड है, उनसे कम से कम अभी वो समझ लीजिए 3-4 गुना पीछे हैं, 3 गुना पीछे हैं। वो 200 समथिंग स्पेंड कर रहे हैं तकरीबन। $300 बिलियन, तीन हाँ, सौ ऑलमोस्ट। बिलियन डॉलर जी बिल्कुल। रशिया ने पाकिस्तान की 109। टोटल इकोनॉमी जितनी। अरे तो भाई चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, इवन हम लोग से भी बहुत बड़े हैं वो। जी सो बिल्कुल। रशिया $109 बिलियन जो कि 25% का हाइक है।
इंडिया 83.6 बिलियन डॉलर, रशिया वो आपका सऊदी अरबिया 75.8 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम 74.9 बिलियन, जर्मनी इज 66.8 बिलियन डॉलर का ये लोग खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, ये पैसा अगर किसी और पर्पस के लिए लगा होता तो इसकी क्या यूटिलिटी होती। एंड यू आर यूजिंग इट फॉर क्रिएटिंग वेपन्स टू किल ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, टू किल ईच अदर, एग्री, एनाहिलेट। तो पॉइंट है कि क्यों हो रहा है, डिसआर्मामेंट क्यों फेल हो गया। इंडिया ने शुरुआत करी थी, तो आपको याद है हम चाइना से जब हमारी पिटाई हुई थी 1962 में, जब चाइना ने हमें बुरी तरीके से हराया था, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन आज भी चाइना के कब्जे में है इंडिया की। उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे वो इसी यूनाइटेड नेशन की डिसआर्मामेंट की बिलीफ में, और सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी वो मैटर इसीलिए लेके गए थे पाकिस्तान वाला जो हुआ था, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन चार्टर में और डिसआर्मामेंट में कन्विक्शन रखते थे, वो मानते थे कि दुनिया इस ओर जाएगी, पर कुछ नहीं हुआ। पहला डिसआर्मामेंट को फेल करने का पूरा श्रेय जाता है अमेरिका को, और दूसरा श्रेय जाता है रशिया को, क्योंकि कोल्ड वॉर ने, इन दोनों देशों ने अपनी आइडियोलॉजीज को फैलाने के लिए जितना कुकर्म किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दुनिया को इन्होंने आर्म्ड कर दिया था। आप देखें ना, पाकिस्तान को भी तो सीटो सेंटो के नाम पे आर्म किया गया। उसके बाद CIS, वो जो USSR था, उसने दुनिया भर के जो नॉन वो स्टेट थे कैपिटलिस्ट, उनको आर्म किया। सो दे वर आर्मिंग। हमको भी तो आर्म किसने किया? हमारी भी आर्म्स का सप्लायर तो वो USSR ही था ना, द प्रेजेंट डे रशिया। सो बॉटम लाइन ये कि अब आप पूछे ये क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिस्ट्रस्ट है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में, और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं कुछ, जो कि ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट नहीं करती इन द प्लूरल फॉर्म। ऑफ कम्युनिज्म है, वो दुनिया पे एक फॉर्म का पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है, या कोई और है वो अपना दुनिया पे एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं, दैट क्रिएट्स अ डिस्ट्रस्ट। सो आई थिंक कि सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, और एक दूसरे से डर करके सब एक दूसरे के विध्वंस का, यानी कि एनाइलेशन का सामान इकट्ठा करें, विच इज वेरी पेनफुल बट द रियलिटी। एंड आई होप कि ये सारे वेपन कभी यूज में ना आए, कोई गलती से भी यूज में ना करे इन वेपन्स को, क्योंकि ये जो वेपन है फखर भाई, ये वो वेपन नहीं है जो 1945 का डिस्ट्रक्शन करे, ऐसा करे कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी। देयर विल बी नॉट एन आइटा ऑफ साइन ऑफ लाइव्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ, आर्मेगेडॉन होगा। बट आई थिंक कि दे विल कम टू सेंसेस, दे विल रिड्यूस देयर स्पेंडिंग, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जो रिडक्शन है वो ज्यादा अच्छा है, रोबोटिक्स आए, न्यूक्लियर वेपन, या जो भी जैसे कई ट्रीटीज हैं जो कि वेपन्स को इलीगल डिक्लेयर करती है। जैसे आपको पता है, ये जितने इंसेंटिनरी वेपन्स है जो आग लगा देते हैं पूरा का पूरा इलाके में, उनको उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया है। क्लस्टर बॉम्ब्स को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। सो बॉटम लाइन ये कि दुनिया को जाना पड़ेगा वापस डिसआर्मामेंट की तरफ। यूनाइटेड नेशन हैज टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल, कि आप लोगों को साथ में क्यों नहीं ला पा रहे हो, क्यों नहीं वो एक अपनी डिस्ट्रस्ट को कम करके और एक यूनिटी और ह्यूमैनिटी को पीस की तरफ ले जाने में सक्षम हो रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन को सोचना पड़ेगा, शायद उनको अपनी मेंबरशिप को बढ़ानी पड़ेगी सिक्योरिटी काउंसिल की, और इसको मोर इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन एज फार एज आई कैन सी। बाकी तो ये क्यों है, डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, चाइना अमेरिका के ऊपर, अमेरिका चाइना के ऊपर, रशिया अमेरिका के ऊपर, हर कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर टेरिटरी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडिया मतलब इस वक्त नंबर 4 पे मौजूद है, चीन नंबर 2 पे है, रशिया। आपस में अगर हम देख लें तो ठीक है, मसले मसाइल भी हैं, लेकिन एक बड़ा क्लोज टाइज भी है अमेरिका का इंडिया के साथ, इंडिया का जो है वो रशिया के साथ, रशिया का चीन के साथ। और चीन का मैं कहता हूँ ठीक है, एक उस जंग के बाद क्या जो 1962 में हुई, उसके बाद इंडिया ने ये ट्रस्ट करना खत्म कर दिया कि भाई अब मजीद नहीं हो सकता, कल को कोई और चढ़ दौड़े, कुछ और इस तरह की करे, तब जाके उन्होंने ये सोच के ये डिसाइड किया। और फिर जिस तरीके से हमने मेक इन इंडिया को सुना, नरेंद्र मोदी साहब ने ये नारा बहुत लगाया, और अभी जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसका जिक्र भी है कि मेक इन इंडिया, यानी एक बाकायदा वो कह रहे हैं कि 60-70% से ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो लोकल है। तो ये उसके बाद इंडिया ने सोचा कि अब बस, अब ट्रस्ट नहीं है, अपनी चीज बनाओ, इस्तेमाल करें या ना करें।
बिल्कुल एकदम आपने सही वो किया। देखिए ऐसा है, इंडिया पिछले 600-700 साल से जी फेस कर रहा है ना, ये अटैक फेस कर रहा है ना, ये एक जी दिन का नहीं है, ये सिर्फ चाइना नहीं हुआ था। हमें लगा आफ्टर डीकोलोनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, हमें लगा बस अब दुनिया में पीस हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मिलिट्री को डिसबैंड करो, मिलिट्री नहीं चाहिए, हम पुलिस फोर्स रखेंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा। यूनाइटेड नेशन में उनका इतना ज्यादा भरोसा था कि आज भी पाकिस्तान के लोग हमको उड़ाना देते हैं कि यूएन में मैटर आप लेकर के गए। ये शो करता है कि प्रधानमंत्री नेहरू की कितनी ज्यादा कन्विक्शन थी यूनाइटेड नेशन के स्कीम में और उनकी जो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी थी। ही लिटरली बिलीव्ड इट कि हाँ होगा, सब लोग डिसआर्म करेंगे। So he was perhaps little bit not in sync with the, जिसे कहते हैं रियल पॉलिटिक। तो वो वापस से वही, हमें लगा कि अब जो हमने 600-700 साल कभी तुर्कों से, कभी किसी से, कभी किसी से जो अपने ऊपर आक्रमण झेला है वो बंद हो जाएगा। बट टू आवर डिसमे, टू आवर सरप्राइज, चाइना आ गया हमारे ऊपर। और फिर से वही हमारी यादें ताजा हो गई कि जब कभी मुगल आ रहे थे, कभी अरब्स आ रहे थे, कभी कोई आ रहा था, तो हम परेशान हो गए कि भाई अब ये 20वीं शताब्दी में भी ये होगा, हम पे फिर से अटैक होगा। तो हमें पता चला कि भाई अब जो दौरा है वो कम्युनिज्म के नाम पे और वन चाइना की पॉलिसी। जबकि हमने चाइना के लिए क्या नहीं किया फकर भाई, हमने सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी सीट नेहरू जी ने चाइना को दिलवा दी। नेहरू जी ने कहा कि हम चाइना की वन पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहता था। तिब्बत या तो हमारा पार्ट होता या इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता, तो हमारा जो आज बॉर्डर चाइना के साथ है वो बॉर्डर तिब्बत के साथ होता। उसको उन्होंने दे दिया चाइना को, वन चाइना की पॉलिसी को रिकॉग्नाइज कर दिया। इसलिए एक बात इसे ये समझ लीजिएगा, आप अपने शत्रु को यदि सिर्फ खुश करते जाए ना तो वो खुश नहीं होता, अगर वो एक सज्जन थॉट प्रोसेस नहीं रखता। आप जितना खुश करेंगे वो लेता जाएगा और जब मौका मिलेगा वो आपको नुकसान करेगा। तो बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, आप हमारा दर्द को भी सही से समझ रहे हैं कि ये जो हुआ हमारे साथ, फिर अब हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि हमें लगा डीकोलोनाइजेशन के बाद कि अब हमारे ऊपर ये जो सदियों से हमने झेला है ये बर्बरता, ये खत्म होगी। वो नहीं हुई, अब चाइना आ गया। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप बताइए, हम क्या नहीं करें, चाइना की तरफ से आंखें बंद कर लें? अभी आपने देखा गलवान में क्या हो गया था, वो घुस के चले आए अंदर, कह रहे ये सब हमारा है। 2019 में जी 2019 में। तो भाई अब आपके बाद बार बार ये हो रहा है तो हमारी मजबूरी है, वरना इंडिया तो कभी भरोसा ही नहीं करता। इंडिया का तो जो हमारा फिलॉसफी है विच मेक्स अस इंडियन, वो ये है कि वी आर वन फैमिली। आपको आपका घर, हमको हमारा घर, सबको सबका घर। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, किसी को दबाना नहीं चाहते, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सब अपनी प्लूरलिटी में, अपनी आइडेंटिटी में, अपने अपने जिसे कह लीजिए कल्चर में, ट्रेडिशन में, सबको साथ लेके चलने का हमारा गट्स है। बट देन ये तो एक रोमांटिसिज्म है ना, कैसा हो जाएगा? क्या चाइना ऐसा कर देगा? चाइना को अब चलिए, हमने तो अटैक किया, हमारे ऊपर अटैक हुआ 1962 में चाइना के द्वारा, फिर पाकिस्तान के द्वारा उतना ही रह गया। चाइना के ऊपर किसने अटैक किया पिछले 1948 से, जब से वो आजाद हुए? चाइना हैज बीन अटैक्ड बाय नो वन। उनकी जो ये मिलिट्री हेजेमनी है, ये रूल करने वाली है, वो दुनिया को अपना ताकत मनवाने वाली है। हमारी जो मिलिट्री डिफेंस जो स्पेंडिंग है वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। इंडिया जानता ही नहीं है कि ऑफेंस क्या होता है। इंडिया जो हमेशा बात करेगा वो डिफेंसिव ऑफेंस की बात करता है। इंडिया कभी भी ऑफेंसिव ऑफेंस की बात नहीं करता। ऑफेंसिव ऑफेंस का मतलब होता है कि हम पहला आक्रमण करें। इंडिया नहीं करता। इंडिया कहता है हम अगर आक्रमण करेंगे तो वो डिफेंस के लिए होगा, कि हमको ये डर है कि आप हम पे आक्रमण करोगे। अगर हमें ये डर नहीं हो, those who do not understand कि डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब क्या होता है, डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब होता है एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस। आप अगर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर पढ़ेंगे फखर भाई, तो वो कुछ ऐसे है। वो कहता है कि एवरी मेंबर स्टेट हैज इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, कलेक्टिव और इंडिविजुअल, अगेंस्ट एंड आर्म्ड अटैक। तो क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रहे कि आपको सेल्फ डिफेंस है, मगर आपके ऊपर आर्म्ड अटैक होगा तब। अब क्वेश्चन है कि आर्म्ड अटैक कब होगा, कैसे आप मानिएगा? मतलब कोई आपके ऊपर जाकर के पूरा बम गिरा दे तभी आप बोलेगा कि हाँ भाई आर्म्ड अटैक हो गया? या अगर आपको ये पता चल गया कि भाई, जैसे इजराइल का देख ले, जो 7 डे वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ने ये कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम 3 तरफ से गिर चुके हैं। पहला अटैक अरब्स ने नहीं किया, उन्होंने कह दिया पहला अटैक, उसको वो जिसे कहते हैं वो सेल्फ डिफेंस इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस जिसको आप कहते हैं,
उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो एक कदम आगे और चले गए थे। हाँ। वो उन्होंने सेल्फ डिफेंशन को, उनका जो सेल्फ डिफेंस की डेफिनेशन वर्ड था वो मैं भूल रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था जॉर्ज बुश की जो की वो सेल्फ डिफेंस पॉलिसी, उसका नाम मैं बताता हूँ आपको जी। द वर्ड आई एम मिसिंग, जो उन्होंने द बुश डॉक्ट्रिन जिसको आप कहते हैं। जी जी जी। ठीक है ना, भाई वो एक होता था एंटीसिपेटरी और एक होता था कि मोर एंटीसिपेटरी, कि आप अगर आपको जरा सा खदशा, जिस पे उन्होंने इराक पे हमला किया था, तो बिल्कुल आप हुआ था, जाकर बिल्कुल। उसको बर्बाद कर दीजिए, इससे पहले कि वो खतरा बने उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है ना, तो इट इज नॉट एन एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस, ओके। क्योंकि उसके पास अभी वो पावर नहीं आई है कि वो आर्म्ड अटैक करे। तो आर्म्ड अटैक की डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशन में बड़ी खामियां थी कि आर्म्ड अटैक कब माना जाए और कब नहीं माना जाए, किसको माना जाए किसको नहीं माना जाए, इमिनेंट डेंजर किसको कहा जाए। तो ये जो प्रॉब्लम आई ना दुनिया भर में, कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ पीस, आर्म्ड अटैक, या डेमोक्रेसी भी दुनिया में उस तरीके से नहीं फैल पाया, नेशन स्टेट का आइडिया भी नहीं फैल पाया, क्योंकि कई स्टेट अभी भी है वो दे वांट टू बी अ रिविजनिस्ट स्टेट, वो टेरिटरीज को चेंज करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो वो जब तक ये होगा तब तक दुनिया में इस तरीके के लोग अपने आप को डिफेंस तो करेंगे ही ना। सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड, वो आपके सामने है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे आपसे ये पूछनी थी कि ये इकोनॉमी के साथ लिंक है डिफेंस या नहीं, ये एक अलग चीज है? मतलब बेशक आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, लेकिन आपने डिफेंस के ऊपर खर्च करना है। क्योंकि इस वक्त जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो इंडिया डिफेंस में नंबर 4 पे है, लेकिन इकोनॉमी में भी नंबर 4 पर वो मौजूद है। ठीक है, अब ये पॉइंट। अच्छा, फिर इसी तरीके से चाइनीज इकोनॉमी है, वो भी मतलब 18 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट इकोनॉमी है। फिर यूएस इकोनॉमी है, वो भी इसी तरीके से। सऊदी अरेबिया के भी पास भी अगर देखा जाए तो पैसा वैसा है उनके पास। ठीक है, वो अब तेल वाला पैसा नहीं हुआ, टूरिज्म के ऊपर आ जाएंगे या कोई और चीजें कर लेंगे, लेकिन है बहरहाल। तो ये जितना मतलब बड़ी इकोनॉमी होगी तो इतना बड़ा डिफेंस होगा, या ये एक अलग चीज है? देखिए, डिपेंड करता है आप इकोनॉमी कौन सी है। अगर तो आप इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है तो वॉर तो आपके लिए बूम है। ओके। अगर मान लीजिए आप वेपन्स बनाते हो और आपकी इंडस्ट्री ही वही है, तो आप तो चाहोगे लड़ाई करवाएं। ये तो वही बात है कि अगर मैं अफीम बेचता हूं तो मैं तो चाहूंगा नशेड़ी पैदा करूं ना। ये आप ऐसे चलें कि आज सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी लोग चाय पीते हैं उनको चाय का पता नहीं था 300 साल पहले। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्री में चाय पिलवाई, एडिक्शन लगवाया, फिर वो कहा कि हाँ भाई अब चाय खरीदो, चाय करो। यहाँ पे चाय नहीं था, लेकिन आज आप चाय के बिना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सुबह इमेजिन नहीं कर सकते। एग्री सर, सेम हियर। मैं अपना जाती तौर पे भाई बताऊंगा। मेहमान आता है तो लोग रूह अफ़ज़ा कम देंगे, चाय पहले पूरी चाय पिएंगे। एग्जैक्टली। और वो चाय अंग्रेजों ने आके हमें लत लगाई, मुफ्त में बांटा करते थे वो। और जब लत लग गई तो आप देख लीजिए। तो पॉइंट इसका क्या है? पॉइंट ये है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियलाइज्ड है, आप अगर रशिया है, आप अगर अमेरिका है, तो आप तो चाहोगे कि हमारा गन बिके। हमारे यहाँ एक मिर्जापुर करके अभी सीरीज चल रहा था, उसमें भी वही था। वो पॉलिटिशियन कहता है कि यार जरा वो हिंसा कम करो, वायलेंस कम करो, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। तो कहता है भाई मैं तो हथियार के धंधे में हूं, मैं हथियार बेचूंगा तो लोग हिंसा तो होगी और हमारे कंट्रोल में भी ना रहे, ये भी हो सकता है। द सेम थिंग। तो ये जो आप जिसको आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने दिया था, वो तो यही था ना कि अगर आप बेच रहे हो टैंक और दुनिया में पीस हो गया तो आपकी इंडस्ट्री तो फखर भाई खत्म हो गई ना, आपकी इंडस्ट्री तो दब गई। तो ये भी एक, इसलिए लोग ये कहते हैं कि कई ऐसी जो कंट्रीज है वो चाहते हैं कि उनका जो जिसको आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि मिलिट्री जाके बर्बाद करेगी, जब मिलिट्री बर्बाद कर देगी तो इंडस्ट्री जाके उसको फिर से आबाद करेगी, तो ये इकोनॉमी का सर्कल चलता रहेगा। इसी को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि आप बम मार दीजिए, एक शहर को उजाड़ दीजिए, जब उजड़ जाएगा तो उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे आप, उसका जो है वाटर का वो है, बिजली का कनेक्शन है, टेलीफोन का कनेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करेंगे ना आप, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप पैसे कमाओगे। बिल्कुल। सो वॉर can be a profitable business provided you are part of that military industrial complex. लेकिन अगर आप ऐसी कंट्री हो जो इंडस्ट्रियलाइज ही नहीं है, इंडस्ट्री का वो नहीं जानती है, एग्रीकल्चर है, एग्रीगेरियन है, और वो अपने आप पे वेपनाइज कर ले अपने समाज को,
तो वो तो खत्म हो जाएगी, उसका तो लॉ एंड ऑर्डर चलना आ जाएगा। इकोनॉमी छोड़िए, क्योंकि जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लोगों ने गोली बंदूक के दम पे प्रॉपर्टी हथियाना शुरू कर देना, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। सो पॉइंट ये कि आपका क्वेश्चन है कि क्या ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इफ यू आर एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, इट्स गुड थिंग फॉर यू कि वेपन का सेल हो रहा है, इंडिया खरीद रहा है, भले 70% अपना खरीद रहा है, 30% तो ले रहा है ना। तो अगर मान लीजिए इंडिया $90 बिलियन का अगर वो कर रहा है, तो उसका 3 बिलियन, उसका 30% तो $27 बिलियन हो गया ना। बहुत बड़ी चीज है। $27 बिलियन कोई छोटी मोटी तो रकम नहीं बहुत है, बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर अमेरिका कर रहा है, मान लीजिए, अभी आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे, मैं सुना था कि अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडियन मिसाइल खरीदो, वो सस्ते हैं, तुम्हारे वाले साल इतने महंगे हैं कि हमारा कमर टूट जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप, कई ऐसे देश हैं जो वाकई में हिंसा को देखना चाहेंगे, बट धीरे धीरे धीरे, और वो फिर उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा। लेकिन जो देश इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, जिनके यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, जिनके यहाँ पे अभी एग्रीगेरियन है या प्रिमिटिव सोसाइटी है, उनके लिए तो ये नर्क है भाई। क्योंकि उनके यहाँ ये अगर फैल गया तो सूडान बन जाएंगे आप, अफगानिस्तान बन जाएंगे, या वो बन जा, पीस खत्म हो जाएगा। हर कोई बंदूक की भाषा बात करेगा। in order for a state to exist and function, उसका पहला कंडीशन होता है फकर भाई, डिसआर्मामेंट। हम अपना आप, और हम जब अपना आर्म रख दिए और स्टेट ने ले लिया कि हम अब तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जब हम स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, तो हम सेल्फ प्रिजर्वेशन में, हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी थी। हम अगर ताकतवर थे तो हम बचते थे, हम ताकतवर नहीं थे तो हम खत्म हो जाते थे। भैया कोई गलत नहीं था, कोई पाप पुण्य नहीं था, कोई उसमें ये नहीं था कि ये बड़ा गलत काम कर दिया और ये अच्छा आदमी नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लॉ ऑफ द नेचर का था। उसके बाद क्या हुआ, जब स्टेट की परिकल्पना आई तो उसने कहा कि भाई स्टेट आपको सिक्योरिटी देगी, मगर कंडीशन ये है कि आप अपना राइट टू या फ्रीडम टू यूज वायलेंस सरेंडर कर दो, अनकंडीशनल। इसी को डिसआर्मामेंट कहते हैं। पहला डिसआर्मामेंट स्टेट में होता है। तो जब हम और आपने वेपन रख दिए, तो फिर स्टेट वो यूज ऑफ वायलेंस, उसका मोनोपोली हो जाता है, उसका प्रोगेटिव हो जाता है। उसी से आर्मी या आर्म फोर्सेस बनती हैं, जो ये कहती है कि अब हमारे अलावा कोई फोर्स यूज नहीं करेगा। अब दूसरा चीज ये होता है कि जब हम ये कर देते हैं, तो हम राइट टू प्रिजर्वेशन से चले जाते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस हमारा राइट हो जाता है। और अगर मेरा राइट है तो इसका मतलब किसी का ऑब्लिगेशन है। इफ दैट मींस, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को सेल्फ डिफेंस करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो किसी का ऑब्लिगेशन है कि वो मेरी डिफेंस करे। और जब वो फेल हो जाता है, तभी मैं सेल्फ डिफेंस कर सकता हूं। और अगर वो फेल नहीं हो रहा है, तो मेरा सेल्फ डिफेंस नहीं आएगा कभी भी। सो डिसआर्मामेंट, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर हो, disarmament is the primary condition, primary requirement for a state to exist. तो जहां पे डिसआर्मामेंट नहीं हो रहा है, अगर आप सोसाइटी को आर्म करना चाहते हैं, हर किसी के हाथ में गोली बारूद देना चाहते हैं, तो फिर आप देख लीजिए सोसाइटी का हाल क्या होगा। अमेरिका में आप देखते नहीं है क्या हो जाता है, उनके आप लाइसेंस आराम से बंदूक खरीद लेते हैं, कभी कहीं शूटिंग हो रही है, कभी कहीं शूटिंग हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने अभी शो के दौरान भी एक बात की कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर ये पैसा ऑलमोस्ट, ये अगर हम टोटल हिसाब किताब करें तो 2 ट्रिलियन, 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर बनते हैं। तो बहुत बड़ी, यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी 300 अरब डॉलर है। यानी पाकिस्तान के जैसे 5-7 कंट्रीज, मतलब टॉप 10 में पाकिस्तान की आर्मी, डिफेंस शेफेंस ये कुछ आता है। मतलब ना करते भी पाकिस्तान भी 25-30 अरब डॉलर डिफेंस पे खर्च करता है। तो अगर ये पूरा हिसाब किताब किया जाए तो फिर आप सोच लें कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया जब से बनी है तो जंग जदल जारी रहता है। किसी भी जमाने में कभी एक को वो दबाया जाता है और कभी एक उठता है, कभी दूसरे के ऊपर जाके चढ़ दौड़ता है। और मॉडर्न एरा में भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हमें मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ है। अरबों डॉलर की, बल्कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री अगर हम इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ 5 कंट्रीज का ये बता रहे हैं। अगर ये आप 10 को कर दें तो फिर जाके बात कहां पे पहुंचेगी। लेकिन एक चीज जरूर है, इंडिया के लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज नजर आई मुझे कि 70% उन्होंने सेल्फ रिलायंस के ऊपर वो गए हैं, और 30% लाजमी सी बात है, हर कोई 100% शायद ही कोई कंट्री हो जो हर चीज खुद ही बनाता और खुद ही इस्तेमाल करता हो। ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया। तो बाकी भी अगर सेटलमेंट हो, चले वेपन बनाए, लेकिन ये कि उसका इस्तेमाल
बड़ा सोच समझ के होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू, मखा मोपा खैर आपको। थैंक यू आपको भी।